टीएमसी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का जो वीडियो सीसीटीवी पर शेयर किया, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है और सील बंद है। नियम के तहत केवल पोस्टल बैलेट की छंटनी की जा रही थी। पार्टियों को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई नहीं आया। स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज सभी दलों को भी उपलब्ध कराई गई। स्ट्रांग रूम का कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि वीडियो में गलत तरीके से स्ट्रांग रूम खोलने का नैरेटिव पेश किया गया। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में, वो देखिए ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। सीसीटीवी पे विजिबल है कि वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्म किया गया था पार्टी का? जी बिल्कुल, हमने जिले की तरफ से हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेल किया था, जो चिट्ठी थी हमारी, और आरओज को भी हमने कहा था कि अपने कैंडिडेट और उनको एजेंट, इलेक्शन एजेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। उन्होंने भी चिट्ठी की हुई है। अच्छा, ममता बनर्जी इस बार नर्वस क्यों दिख रही हैं? उसके पीछे जो कारण है उन पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जिस स्ट्रांग रूम की बात हम कर रहे हैं, वो स्ट्रांग रूम होता क्या है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दरअसल स्ट्रांग रूम एक सेफ कमरा होता है और स्ट्रांग रूम वो होता है जहां पर ईवीएम को रखा जाता है। वीवीपैट मशीनें भी इसी रूम के अंदर रखी जाती हैं और पोस्टल बैलेट रखे जाते हैं। और ऐसे ही नहीं कि केवल एक कमरा लग गया, उसके ऊपर बाहर ताला लगा दिया, सील लगा दिया और बस यही उसकी सुरक्षा है। बाकायदा 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर बनाई जाती है। आउटर लेयर में बंगाल पुलिस का पहरा है, मिडिल लेयर में सशस्त्र बल और इंटरनल लेयर में सीएपीएफ के जवान भी कड़ी निगरानी रखते हैं। और सीसीटीवी के जरिए लगातार 24 घंटे कंट्रोल रूम की निगरानी रखी जाती है। डबल लॉक सिस्टम होता है, पहले ताला और फिर सीलिंग भी। आने जाने वालों की भी पूरी वीडियोग्राफी होती है। उसके बावजूद ये आरोप लग रहा है शास्त्री जी की कंट्रोल रूम में गंदरगोल हो रहा है। तो ये तो आप पहले समझाएं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, अब तो जो मतदाताओं को जनादेश देना था वो तो उन्होंने दे दिया। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नतीजा क्या आएगा। लेकिन फिर इस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करना कि चुनाव हो जाने के बाद भी कुछ बीजेपी कर सकती है, सेंट्रल एजेंसीज के दम पर कुछ बड़ा खेल हो सकता है, ये क्या दर्शाता है? ये एक ही बात मुझे मेरी समझ में सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि बंगाल में इस बार एक हाइपर पोलराइजेशन आप देखते हैं और ये कंपटीशन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में इस चुनाव में आप स्पष्ट देख रहे हैं। इस कंपटीशन में इश्यूज के अलावा आरोप और प्रत्यारोप का एक चक्कर आप हर रोज देख रहे हैं। और जैसे मीनाक्षी जी मैंने कहा, आज जो आपने सुना है, कल जो आपने सुना था, कल भी यही सुनेंगे आप। ये 4 तारीख तक ये आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चलता जाएगा। लोगों का फैसला हो चुका है, लेकिन ये एक एनवायरमेंट पोलराइजेशन का 4 बजे सुबह जब तक ये बैलेट ये ईवीएम खुलेगा तब तक ये चलता जाएगा, क्योंकि सर आप इतने वरिष्ठ हैं, आप ये बताएं, पश्चिम बंगाल की राजनीति, वहां के लोगों की और ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स को भी आप समझते हैं। ममता बनर्जी यदि ये चुनाव हार जाती हैं, अभी तो 4 मई का दिन दूर है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ये चुनाव हार जाती है तो ममता बनर्जी की राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स क्या होने जा रही है? देखिए, जो भी वेस्ट बंगाल का चुनाव हारता है, उस पार्टी के लिए एक बैक टू द वॉल रहेगा जरूर। उस पार्टी को वापस अपना प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा। टीएमसी के लिए 15 साल सत्ता के बाद अगर उनको हार इस बार फेस करना पड़ेगा, तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक नया माहौल क्रिएट हो जाता है, आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। उसी तरह अगर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिला तो टीएमसी का और एक टर्म रहेगा और बीजेपी का जो एफर्ट था कि वेस्ट बंगाल में अपना एक गवर्नमेंट की एक एस्टैब्लिशमेंट हो, उस पे थोड़ा उनका प्लान उतना अचीव नहीं हो सकेगा। सो जैसे आपने कहा, ये हार जीत का मामला
एक तरफ हार एक तरफ जीत हर एक चुनाव में होता है। मैं तो ये कई सर लोग कह रही हूँ, मैं तो उसको- बीजेपी अगर हार जाती है तो उसे भी एनालाइज कर रही हूँ। अनंत जी, अगर बीजेपी हार जाती है तो अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद स्टेट मशीनरी का पूरा इन्वॉल्वमेंट, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि फियर फैक्टर को खत्म कर दिया, अगर एफआईआर जैसे शुद्धिकरण के बाद अगर ये परिस्थिति पैदा करने के बाद जहां पर वहां पे हिंदू मतों को ध्रुवीकृत करके बाहर लेकर आ गए, जो बीजेपी का नैरेटिव है, अगर इतना कुछ करने के बाद भी यदि बीजेपी हार जाती है, तब तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई टीएमसी ने जो आज तक किया वो वहां की जनता को पसंद है और उनका ये मैंडेट है। लेकिन अगर इसके ठीक उलट टीएमसी यदि हार जाती है अनंत जी, तो फिर क्या होने जा रहा है? फिर ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स कहां स्टैंड करती है? सर अनम्यूट कर लीजिए। बीजेपी अगर हार जाती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा होगा और विपक्ष के जो एक इकोसिस्टम कांग्रेस और लेफ्ट के और टीएमसी के का जो एक इकोसिस्टम है, कांग्रेस और लेफ्ट तो एक ही है, मैं मानता हूं आजकल, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट के ही रास्ते पे चल पड़ी है। तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जाएगा, विपक्ष को थोड़ी संजीवनी मिल जाएगी। लेकिन अगर बंगाल में वो होता है जिसकी कल्पना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारत जो इंडिपेंडेंट जैसे संदीप शास्त्री जी जैसे लोग बोल रहे हैं, शास्त्री जी बहुत पुराने इलेक्शन के एनालिस्ट हैं और बहुत लंबे समय से इनका अनुभव इलेक्शन को लेकर है। अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस के सामने अपने अस्तित्व को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मैं अस्तित्व इसलिए कहता हूं मीनाक्षी जी, क्योंकि ये एक राज्य की पार्टी है और वही राज्य अगर इनके हाथ से निकल जाता है तो फिर से उनको रीइस्टैब्लिश करने में बहुत समय लगेगा। और ममता जी जैसी करिश्मेटिक लीडर जो अपने मतलब अब उनकी जुझारूपन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन 5 वर्ष तक सस्टेन करना बहुत मायने रखता है। और हमने देखा है कि जो आमतौर पर जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो सत्ता से बाहर चली जाती हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। जैसे राष्ट्रीय पार्टी होती है वो किसी तरह से तो अपना झेल लेती है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज होती है, जैसे आप बिहार में आरजेडी की स्थिति देखिए, आरजेडी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में लोकसभा में अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीत हासिल नहीं करते तो उनके सामने भी ये संकट होता, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर लिया, इसलिए उनके पास ये संकट नहीं है। लोग कह सकते हैं अखिलेश नहीं जूझ रहे हैं अस्तित्व के संकट से, तो उनके साथ एक लोकसभा की संजीवनी उनको मिली बीच में। इसी प्रकार से ममता बनर्जी को कम से कम 29 तक का इंतजार करना पड़ेगा अगर वो हारती हैं तो, और अगर जीत जाती हैं तब तो कुछ बात ही नहीं है, तब तो फिर जो नैरेटिव है वो चलता रहेगा। लेकिन आशंका इस बात की प्रबल है इस बार, क्योंकि जिस प्रकार से ममता जी घबराई हुई हैं, आपके डिस्कशन के समय मुझे शब्द मिल गया ये, क्योंकि उनके बहुत कट्टर समर्थकों से मेरी कलकत्ता में बात हुई है, वो ममता जी के बदले स्वभाव को लेकर वो लोग भी चिंतित हैं कि ममता जी ऐसा बिहेव कर क्यों रही है। आमतौर पर ममता जी कॉन्फिडेंस से लबालब होती थी और देखते थे उनकी भाषा, उनके शब्दों का चयन, ये सब ऐसा होता था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अगर आप देखिए तो जितने भी टीवी शोज में वो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धमकी भरे अंदाज में बात हो रही है। लेकिन इस बार चुनाव के बाद परिणाम चाहे जो हो, हिंसा की संभावना बेहद कम है, क्योंकि ये निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है कि इलेक्शन के परिणाम आने के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में तैनात रहेंगे। ये तो बात हो गई व्यवस्था की, लेकिन जो राजनीतिक नुकसान होगा उसकी भरपाई निकट भविष्य में तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर होगी, क्योंकि ऐसी जो रीजनल पार्टीज होती हैं मीनाक्षी जी, वो एक नेता के इर्द गिर्द चलती हैं। कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए आप। इसमें कोई दो राय नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और विपक्ष के जितने भी लीडर्स की हम बात करते हैं, और आचार्य जी आप खुश हो जाएं कि हम भी जब भी ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात करते हैं तो विपक्ष के जितने लीडर्स हैं सबको यही सलाह देते हैं कि ममता बनर्जी जैसा अंदाज सीखना चाहिए, उनके जैसा रिसिलियंस सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर लड़ने के लिए कोई तैयार है नेता तो वो ममता बनर्जी है। सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई, और अब स्ट्रांग रूम में 4 घंटे कौन बैठता है?
किसी नेता को मैंने इस तरीके से एक्टिव मोड में नहीं देखा जितनी ममता बनर्जी दिख रही हैं। लेकिन वही जो अभी बात अनंत जी कह रहे थे कि उनके अपने कट्टर समर्थक भी ये कह रहे हैं कि उनके बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस दिख रही है। बात एकदम सही है, ममता बनर्जी नर्वस है। ऐसा नर्वसनेस उसका 2016 का चुनाव में भी हुआ था। आप लोग का शायद जानकारी है कि नहीं, 5 दिन उसको ना टीवी पे ना कोई जगह ना कोई बयानबाजी में है। नर्वसनेस 2 कारण से है। नंबर 1, इस बार एंटी इनकम्बेंसी है बंगाल में। ममता बनर्जी का डोल पॉलिटिक्स छोड़ के दूसरा कुछ बोलने के लिए है नहीं। तीसरा, हिंदू वोट इस प्रकार से भाजपा प्रचार किया था, हिंदू वोट हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। और चौथा कारण है, भवानीपुर में जैसा एसआईआर प्रक्रिया में 2 लाख करीबन 30,000 वोटर था, वो घट के 1,60,000 मतलब 64,000 वोट कट गया है। और मिक्स्ड एरिया है, वहां पंजाबी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, बिहारी है, बंगाली है और नॉन बंगाली मुस्लिम भी है। तो भवानीपुर का जो इलाका है उसका जो डेमोग्राफी है उसमें ममता बनर्जी अपना केंद्र में थोड़ा प्रेशर में है, ये बात भी सही है। और बंगाल में निश्चित रूप से इस बार ममता बनर्जी का सीट पहले दफा से घटेगा। कितना हद तक घटेगा, 20 घटेगा कि 30 घटेगा कि 35 घटेगा, इसका अनुमान आज का दिन में लगाना दिक्कत है, लेकिन घटेगा जरूर, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है। और बंगाली भद्रलोक जिसको कहते हैं, जो अपर कास्ट है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, शहरी इलाका में है, उसमें प्रो बीजेपी एक फैक्टर इस बार कम कर रही है। पहले लास्ट 1-2 चुनाव में ऐसा नहीं था। तो कुल मिला के, और जिस ढंग से अमित शाह वेस्टिन होटल में आके 15 दिन रुके, इतना मंत्री आया, पूरा भारत सरकारी लग रहा है, चुनाव लड़ रहा है ममता बनर्जी का खिलाफ, तो पूरा मिलके। और उसका जो अपना जो ऑफिसर लोग था, एकदम चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी डीएम है, सबको हटा दिया। आउट ऑफ 495 जो ऑफिसर लोग को हटा दिया गया, थाना प्रभारी को हटाया, उसका जो अपना एक नेटवर्क था वो भी थोड़ा गड़बड़ा गया। तो पूरा मिला के ममता बनर्जी इज अंडर प्रेशर। लेकिन ग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है, इसका बाद बीजेपी का, हम देखिए, मेरा बीजेपी के इंसाइडर के साथ भी बात होता है, जो लोग चुनाव कर रहा है लीडर, और मैं सर आप ही के दिए गए जवाब में से एक शब्द निकालती हूँ। आपने कहा कि ममता बनर्जी का अपना नेटवर्क हिलाकर रख दिया। इट मींस कि पॉलिटिक्स में, और जिस तरीके से ममता बनर्जी आज तक चुनाव लड़ रही थी, अपने एक नेटवर्क के सपोर्ट के साथ चुनाव लड़ रही थी, अब वो अगर ध्वस्त हुआ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ना, नेटवर्क इस बार थोड़ा गड़बड़ा गया, ये बात सही है। नेटवर्क अपना जो नेटवर्क जिस ढंग से चलाते थे, इस बार गड़बड़ा गया। जी दत्ता जी, नेटवर्क गड़बड़ाया है, उस वजह से भी ये नर्वसनेस है। गड़बड़ाया नहीं गया है, केवल वो हिल गया है नेटवर्क, और एकदम बह गया है, हवार मतन भेजे गए, यानी कि एकदम उड़ गया है नेटवर्क, जिसके चलते इतना ज़्यादा चिंतित है। आप याद कीजिएगा, कुछ दिन पहले टीएमसी के सांसद महुआ मैत्र जी ने गुजरात के लोगों को लेके आज़ादी के जो वो है, मतलब कि संघर्ष रहा है, कितने गुजराती, सुभाष चंद्र बोस की बात की, रविंद्रनाथ ठाकुर की बात की, सबकी बात की, लेकिन भूल गए गुजरात का एक जीरो कंट्रीब्यूशन है, कोई रहा ही नहीं है आज़ादी के दौरान। क्या महुआ मैत्र जी नहीं जानती हैं कि भवानीपुर में लगभग 20-25 हज़ार के आसपास गुजराती रहते हैं? किस वजह से ये बयान दिया गया? ये सोचने वाली बात है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि अंदर खाने से सेंध मारी के लिए वजह से ये किया गया है। 20,000 25,000 एक कम्युनिटी के लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो अभी के पहले के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा है कि मिक्स्ड एरिया है, वहाँ पे बंगालीज है, नॉन बंगालीज है, और चुनाव के दौरान ऐसी भाषा बोलना, ऐसी बात करना, इट इज़ नॉट ऑफ द कफ रिमार्क। ये बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से, क्योंकि पास्ट प्रेसिडेंट आप अगर उठा के देखेंगे, महुआ मैत्र जी को सारेआम पब्लिक रैली पे ममता दीदी ने फटकार लगाया था और बोला था कि तुम्हारा मुख बंद रखो और अपनी जुबान पे लगाम रखो। तो कहीं ना कहीं पे ये केवल महुआ मैत्र जी की बात नहीं है। आप इनका उठा के देख लीजिएगा, कल्याण बनर्जी का, या फिर जो बोलपुर के जो स्टालवर्ट है,
पहले कहते हैं कि 230 और उसके बाद कहते हैं कि बोलपुर और ये सारे इलाका जो है मेदिनीपुर और ये सारे इलाका हैं वहां पे 20, 25, 30 से ज्यादा टीएमसी को सीटें नहीं मिलेगी। इस तरह की चीजें तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि कल जो ममता दीदी स्ट्रांग रूम के सामने आके इतना सारा चीजें जो की है, उनको लग रहा है कि क्या भवानीपुर दूसरा नंदीग्राम ना बन जाए, इसलिए और इसीलिए इतना ज्यादा फैटिक उनके चेहरे पे है और इतना पैरानॉइसी है। कैरिस्मेटिक लीडर नो डाउट है, और मैं आज के डेट में भी कहता हूं कि विपक्ष में सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। राहुल गांधी आसपास टिकता भी नहीं है ममता दीदी के सामने। वहां तो तुलना ही नहीं होनी चाहिए। पर फैटिक जिस तरह का है, नर्वसनेस जिस तरह का है, उनके तमाम जिस तरह के बयान हैं वो बयान से ही समझ में आता है। एक और रैली पे उन्होंने कहा है कि जोड़ा फोल के वोट दो, बोल के फिर बोला है कि मतलब कमल पे दबा दो, और फिर बोले कि मुझे माफ कर दो, स्लिप ऑफ टंग। उसके बाद फिर बोलती है कि टीएमसी के वोट दो, बीजेपी के वोट दो, एक ही रैली में एक ही भाषण पे, और फिर दोबारा माफी मांगना। फटीग फैक्टर सर, फैटिक फैक्टर इज रिफ्लेक्टिव ऑन आवर फेस, नर्वसनेस, पैरानॉइसी, एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिव ऑन आवर फेस। और ममता दीदी जानती है कि इसके बावजूद देखिए आचार्य जी कह रहे हैं कि फटीग फैक्टर हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी है, हिंदू वोटों का कुछ कंसोलिडेशन भी हुआ है, भद्रलोक का डिवाइड भी हुआ है, सीटें पहले से टीएमसी की कम भी होंगी, लेकिन फिर भी टीएमसी की सरकार आ रही है। प्रसून जी ठीक आप यही कह रहे हैं ना? मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि घटकर कितनी आ रही है, क्योंकि कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर घट के बस मेजॉरिटी मार्क तक भी अगर ममता बनर्जी पहुंचती है तो बीजेपी के पास इतनी अच्छी मशीनरी है कि फिर जो तोड़फोड़ शुरू होगी वो फिर पोस्ट रिजल्ट शुरू होगी। देखिए इसका चर्चा एक झालमुड़ी दुकान से लेके कोई आईएएस वाले भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है भद्रलोक कर रहा है, गरीब आदमी भी कर रहा है। अगर बीजेपी 220 तक चला जाएगा तो सरकार बनेगा। हमारा जो जानकारी है वार रूम पे जब अमित शाह बैठे थे तमाम लीडरों के साथ, और जहां सुनील बलसन था, जहां भूपेंद्र यादव थे, और जहां आपका शुभेंदु नहीं था, बाकी जो सुकांत मजूमदार वगैरह वगैरह था, तो अमित शाह कहा मेरे को 116 सीट लेके दो तो हम सरकार बना लेंगे। लेकिन वो चर्चा बाहर में फैल गया और हर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर 116, 17 या 120 होगा तो सरकार बना लेगा। लेकिन मेरा सवाल यही है तो कैसे बनाएगा? चुनाव का पहले तो नहीं बन पाएगा, चुनाव का 6 महीने बाद कैसे तोड़फोड़ होगा? तो हम लोग तो जानकारी है, जैसे राघव चड्ढा बोला आम आदमी पार्टी टूट गया, किसका घर ईडी सीबीआई और चला गया। यहाँ चुनाव जब चल रहा था तब भी मंत्री का घर ईडी सीबीआई चला गया। अब आईपैक का जिसको सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन जहां आपने इशारा किया उसमें बस एक क्विक कमेंट अनंत जी आपका, बहुत ही क्विक कमेंट, छोटा सा कमेंट कि अगर मेजॉरिटी मार्क से बीजेपी अगर 10 कदम भी दूर रह गई तो उसे पता है कि इसे 100 कदम की छलांग कैसे लगानी है। मीनाक्षी जी ये सब तय हो चुका होगा बीजेपी में। मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत इन लंबी रणनीति पर काम करती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को आधी सीटें भी आती हैं, 147 भी मान लेते हैं, तो तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों का साथ चाहिए होता, अन्यथा उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो राघव चड्ढा वाला मामला यहाँ फिट बैठता नहीं है बंगाल में, क्योंकि तीसरा दल तो कोई है नहीं जिसके पास सीटें आएंगी जी। मुझे लगता है कि लेफ्ट को 2-3 सीटें आएंगी, कांग्रेस को 2-3 सीटें आएंगी, AIADMK वो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, हाँ वो लड़ी 11 सीटों पे रही है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट होगा मुझे मालूम नहीं है। तो ये खुदरा या जिसको रेजकी कहते हैं ना, उससे सीटें मिलेंगी नहीं, और ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है कि जो भी आर पार होगा वो 4 मई को हो जाएगा, जिसको भी सरकार बननी होगी वो 10-11 बजे तक क्लियर हो जाएगा। और ये बात तो चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड दोनों के बयान में है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता जनादेश देती है वो एक तरफा देती है, क्लियर देती है, बीच में लटका हुआ जनादेश वो नहीं देती है।